नमस्कार दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में आरंभ से ही अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास को कैसे पढ़ते हैं आदि आदि विषयों की चर्चा किए थे। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को आप पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो आपको पता ही है कि जिस काल का लिखित साक्ष्य हम लोगों को उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है आपने जाना। इस काल की संपूर्ण जानकारी किस पर निर्भर करती है? वहाँ के पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर करती है, ठीक है। स्रोत पर निर्भर करती है। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री यानी पाषाण काल, ठीक है। इस काल की जानकारी का हम लोगों को कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो इसी को ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पाषाण काल को आप या प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पढ़ने से पहले प्रागैतिहासिक समय विभाजन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। समय विभाजन कैसे हुआ था और इसी के आधार पर हम लोग समझेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और फिर आगे का काल विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। समय विभाजन की बात करें तो आपको पता ही है, समय को पढ़ने के लिए उसको कल्प, फिर काल और फिर युग में डिवाइड किया गया है। युग में डिवाइड किया गया है। इसका विभाजन और अच्छे से इस तरह करिए, कल्प को कई कालों में डिवाइड किया गया है और काल को फिर कई युगों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। समय के विभाजन कैसे है? सबसे बड़ा कल्प है, कल्प के बाद काल का विभाजन है और उसके बाद युग में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कल्प 5 प्रकार के हैं। आदिकल्प, इसके बाद प्रादिकल्प, फिर आपका पूरा कल्प आता है, उसके बाद मध्यकल्प, उसके बाद नूतन कल्प आता है, नूतन कल्प, ठीक है। नूतन कल्प में ही, इसी कल्प में मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। तो कोई पूछे किस कल्प में मानव की उत्पत्ति होती है तो आप बताएंगे नूतन कल्प में होती है। इंग्लिश में आप इसे सेनोजोइक बोलते हैं, नूतन कल्प। नूतन कल्प को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 काल में डिवाइड किया गया है। आपने पढ़ा था ना, कल्प को काल में बांटते हैं, तो नूतन कल्प को 2 काल में डिवाइड किया गया है। आप कहते हैं इसको तृतीयक काल, फिर चतुर्थक काल, चतुर्थक काल, ठीक है। तो चतुर्थक काल में मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। अगर कल्प पूछे तो नूतन कल्प बताएंगे, काल पूछे तो चतुर्थक काल बोलेंगे। चतुर्थक काल को 2 युग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। युग आपने पढ़ा था, काल को युग में डिवाइड करते हैं, तो चतुर्थक काल के 2 युगों को में डिवाइड किया गया है, जिसको आप प्रातिनूतन हिमयुग बोलते हैं। और दूसरा है
अति नूतन युग। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप प्लास्टोसीन युग बोलते हैं, प्लास्टोसीन युग। ठीक है, तो इसी युग में, प्लास्टोसीन युग में ही मानव का आविर्भाव होता है, मानव का आविर्भाव हुआ माना जाता है। ठीक है, आविर्भाव हुआ माना जाता है। तो प्लास्टोसीन युग में मानव का आविर्भाव हुआ माना जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो बताएंगे नूतन कल्प में। ठीक है, नूतन कल्प में, चतुर्थक काल में, फिर प्लास्टोसीन युग में मानव की उत्पत्ति हुई। कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। ऐसा विद्वानों का मत है कि मानव का जो उत्पत्ति है, मानव का जन्म है, अफ्रीका में हुआ माना जाता है। ठीक है, अब मानव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि मानव के बारे में साइंटिस्ट लोगों का क्या विचार है। ह्यूमंस कौन थे, उनका उदय कैसे है, कौन कौन से मानव थे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मानव के बारे में आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का विकास प्राइमेट्स से हुआ है, और भी सरल शब्द बोलिए तो वानरों से मानव का विकास हुआ है। विकास क्रम के रूप में, विकास जैसे जैसे मानव का होता है, आप देखेंगे उनके शारीरिक संरचना और उनके हाव भाव, रहन सहन सब में परिवर्तन होता है, और उनके द्वारा जो जो तकनीकें यूज़ की जाती थी, पत्थर की औजार जो जो यूज़ किए जाते थे, आप देखेंगे उन सब में परिवर्तन होता है। उन्हीं के आधार पर मानव को भी उनके विकास क्रम के आधार पर कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे प्राचीन मानव है उसको रामापिथेकस आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामापिथेकस। ठीक है, तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि 80 लाख वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में आए थे। ठीक है, वानर के रूप में इनका विकास हुआ था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इनका प्रमाण मिला था, इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ठीक है, इनकी खास विशेषता यही है कि सर्वप्रथम यही मानव औजार का उपयोग करना सीखा। ठीक है, कोई पूछे औजार का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजार का उपयोग करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद और इनका विकास होता है। इनकी विकास अवस्था में जिस मानव को पाया गया वो होमो इरेक्टस हैं। इरेक्टस मतलब इरेक्ट होकर चलना, सीधे चलना। तो यही सबसे पहले सीधे चलने वाले मानव थे। ठीक है, अभी तक इससे पहले वाले मानव 4 पैर पर चला करते थे, जैसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लेकिन होमो इरेक्टस पहला मानव था जो सीधे चलने वाला मानव था। ठीक है, इसके बाद आपका पिकिंग मानव आता है। पिकिंग मानव, क्योंकि इसकी उत्पत्ति खोज जो है चीन के पिकिंग शहर में की गई थी। इसको आप सिनेंथ्रोपस मानव भी कहते हैं। ठीक है, इनकी खास विशेषता है कि इन्होंने ही सबसे पहले आग जलाना सीखा था। ठीक है, आग जलाना इन्हीं लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद 5वें नंबर पर नियंडरस्थल मानव आते हैं। नियंडरस्थल एक जगह है जर्मनी की घाटी है, वहीं से जर्मनी की घाटी
नियंडरस्थल, यहीं पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जिस मानव की खोज हुई थी वो नियंडरस्थल कहलाते हैं। इनकी खास विशेषता है ये अपने मृतकों का, जो मृतक हो जाते थे उनका अंतिम संस्कार ये करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रमाण मिला है। बहुत ही विधि विधान से उनको दफनाने की प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू की। ठीक है, तो इस तरह से मानव की उत्पत्ति के बारे में और उनके विकास के क्रम में हम लोग देखते हैं। नियंडरस्थल मानव के बाद छठा मानव क्रो-मैग्नन माना जाता है। क्रो-मैग्नन की खास विशेषता है इसको विकसित मानव की श्रेणी में रखा गया। विकसित मानव काफ़ी डेवलप था। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा आपको पता ही है होमोसेपियंस आते हैं इसके बाद। होमोसेपियंस जो कि सबसे विकसित मानव माने जाते हैं, और बोला जाता है कि ये जो नियंडरस्थल मानव है उन्हीं से ही इनका विकास हुआ। यही ज्ञानी मानव है, यही वर्तमान के मानव माने जाते हैं, होमोसेपियंस। ठीक है, लेकिन ये जो मानव का विकास है अगर भारत के क्रम में देखा जाए तो भारत में इनका प्राचीन प्रमाण नहीं मिलता है, ना ही कोई अवशेष मिलता है। इनके अवशेष की जो हड्डियों का अवशेष जो आप कह सकते हैं अस्थिपंजर है, सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में मिला था। अफ्रीका महाद्वीप में मिला था, और उसका समय टाइम साइंटिस्ट 26 लाख ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये सब मानव सबसे प्राचीन अवशेष अफ्रीका में ही पाया जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत में शिवालिक में सबसे प्राचीन जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, उसमें सबसे प्राचीन मानव का अवशेष प्राप्त होता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अफ्रीका से ही धीरे धीरे भारत में भी वही मानव प्रवेश कर गए, और उन्हीं से ही आप देखेंगे कि भारत में उनका आगमन होता है जो अफ्रीका में पाए जाते थे। ठीक है, अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की बात करते हैं। अभी तो ये मानव का डिवीज़न था, इन लोगों का कैसे डेवलपमेंट हुआ हम लोगों ने उसको देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो हम लोग पहले से ही परिचित हैं। सबसे पहले इसका अध्ययन फ्रांस से शुरू होता है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने वहाँ इसका अध्ययन शुरू किया था। ठीक है, और भारत की बात की जाए तो भारत में हम जानते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू किया था। भारत में किसने शुरू किया था? अंग्रेज अधिकारी ने। वो भी आप जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी में अध्ययन करना शुरू किया था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने शुरू में ही प्रागैतिहासिक काल को, या आप कह सकते हैं कि जो 3 भागों में बांटा, पूरा अवशेषों को 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग कौन थे आप ध्यान से देख लीजिए। 3 भाग थे। पहला था पाषाण काल, दूसरा था ताम्र कांस्य काल, और तीसरा था लौह काल। इस तरह का आरंभिक विभाजन था। ठीक है, अब ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्गीकरण करने वाले कौन थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने इस तरह का वर्गीकरण किया था। भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के क्रम में समय को 3 भागों में अंग्रेज अधिकारियों ने डिवाइड किया: पाषाण काल, ताम्रकांस्य काल और लौह काल।
इसका वर्गीकरण करने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था C.J. टॉमसन। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि काल का विभाजन किसने किया था। C.J. टॉमसन ने 1816 ईस्वी में इस तरह से किया था। C.J. टॉमसन डेनमार्क के रहने वाले थे, ठीक है, और इन्होंने ही भारत में काल का विभाजन करना शुरू किया था। अब भारत में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल की अध्ययन कैसे होता है, कौन आरंभ करते हैं, और इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। पाषाण काल। पाषाण काल अभी थोड़ा फैक्चुअल है, फिर आगे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरह से इनका विकास होता है और समय का विभाजन कैसे होता है, ठीक है। भारत में जो हम लोग भारत की बात करते हैं, पाषाण काल की खोज का श्रेय जिन्हें दिया जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम था उनका। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रूस फूट। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे और ये इनका विशेष कार्य पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करना ही था। रॉबर्ट ब्रूस फूट कब खोज की थी? समय था 1863 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ खोज की थी ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले पाषाण काल की खोज भारत में आप देखेंगे कि चेन्नई में की गई थी। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है पल्लवरम, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। पाषाण काल की खोज सबसे पहले पल्लवरम में, जो कि चेन्नई का एक स्थान है, वहाँ पर किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। कब की थी? 1816 ईस्वी में, 63 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो पाषाण काल या पाषाण सभ्यता ऐसा भी कह सकते हैं की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। वहाँ से इन्होंने सबसे पहले एक हैंड एक्स को खोजा था, कुल्हाड़ी जिसको आप बोलते हैं, हैंड एक्स की खोज की थी, ठीक है। यही मिली और उसका अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। तो अध्ययन के क्रम में तो इन सब पाषाण काल के अध्ययन आरंभ होता है। तो अध्ययन को और सरल बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए एक और विद्वान थे जिनका नाम था जॉन लुब्बक, ठीक है। जॉन लुब्बक नामक विद्वान ने 1865 में पाषाण काल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पाषाण काल को दो भागों में डिवाइड किया। पहला था पूरा पाषाण काल और दूसरा था नवपाषाण काल, ठीक है। इस तरह से डिवाइड कर दिया। पाषाण काल को जॉन लुब्बक नामक विद्वान ने, एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन ये किया करते थे, ठीक है। जॉन लुब्बक ने 1865 में पाषाण काल को दो भागों में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो बाद में आप देखेंगे फ्रांस में और भी अध्ययन होता है, तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के भी उपकरण मिलते हैं, बीच के समय के भी उपकरण मिलते हैं। तो इस आधार पर पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, इसको मध्य पाषाण काल नाम दिया गया, ठीक है, मध्य पाषाण काल नाम दिया गया। तो ये विभाजन का आधार क्या था? सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं, ये विभाजन का आधार क्या था। विभाजन का आधार निर्माण तकनीक, ठीक है,
किसका निर्माण? उपकरण। उपकरणों का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, सबसे खराब उपकरण आपको पूरा पाषाण काल में मिलेंगे, उससे थोड़ा रिफाइन, उससे थोड़ा अच्छा मध्य पाषाण काल में, और सबसे अच्छा नवपाषाण काल में उपकरण मिलना शुरू होते हैं। तो इन्हीं के आधारों पर पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। और इन विभाजन का आधार क्या था? विभाजन का आधार निर्माण तकनीक था, उपकरणों का निर्माण तकनीक और उनका आकार प्रकार था। ठीक है, आकार प्रकार था। तो इस तरह आप देखेंगे कि पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अब हम लोग उसका टाइम देख लेते हैं, किस तरह से इसका डिवीज़न हुआ था। अच्छे से इसको समझिएगा, फिर उसके बाद एक एक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा था? पूरा पाषाण काल, ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपने डिवाइड किया था नव पाषाण काल। ठीक है। इस तरह से पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। डिवीज़न का आधार आपने देखा था कि उपकरणों की तकनीक और उनके आकार प्रकार के आधार पर डिवाइड किया गया था। फिर ये पूरा पाषाण काल को भी, इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं। तो इसका टाइम था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ये समय है पूरा पाषाण काल का। ओके। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल में आता है। और नवपाषाण काल, अब देखिए कई बार नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल साथ साथ भी चलते रहे हैं, तो इसीलिए समय में थोड़ा डिवीज़न होगा। 7,000 लिखिए, 7,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये भारत के स्तर में देखा गया था, और विदेशों में 9,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व में देखा गया था। विदेशों में नवपाषाण काल की शुरुआत पहले हो जाती है, भारत में देरी से होती है, इसीलिए इसका काल विभाजन इस तरह से किया गया है। तो भारत में नवपाषाण काल का विभाजन 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक किया गया है। मध्य पाषाण 10,000 से 4,000, और पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक किया गया है। ठीक है। पूरा पाषाण काल को भी हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फिर एक एक ये डिवीज़न पढ़ने के बाद हम लोग एक एक करके आप देखेंगे कि समय के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक एक काल के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये डिवीज़न है तो बहुत फैक्चुअल हो जा रहा है, अभी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर आपका है उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरह का विभाजन किया गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल का समय क्या है? तो आप देखेंगे कि इसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, 9 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण का 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक,
और उच्च पुरापाषाण काल का समय है 40,000 ईसा पूर्व से 40,000 है ईसा पूर्व से लेकर के आपका 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है, ये डिवीज़न है। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। पाषाण काल को जॉन लुबक नामक एक साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, उन्होंने 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को उसके बाद समय जैसा कि देखिए 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय पूरा पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद नव पाषाण काल का विभाजन 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक है। पूरा पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इनका समय इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में काल का विभाजन किया गया है। चूँकि अध्ययन के लिए हम लोग समय को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके पढ़ाई करने से भी चीज़ों को समझ अच्छी आती है। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लासेस में निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। और आप नोट्स बनाते चलिए। और वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।